हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीकेएम स्पेशल क्लासेस। पीकेएम स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर ट्रेड को कवर किया जा रहा है, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने वायरमैन का 100+ क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी 100+ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एमसीक्यू फॉर्मेट में। और हमने बोला था कि इसके 200 क्वेश्चन आएंगे। तो आज इसका सेकंड पार्ट है, इसमें 100 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और 200 क्वेश्चन के साथ यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जो कि मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने एक चेंजमेंट किया है कि पीडीएफ में ही आपको आंसर की पूरी तरह से यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के साथ ही यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस चालक में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में रहते हैं। यानी पूछ रहा है कि किस अर्धचालक में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी कैरियर में रहते हैं। तो इसका यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एन टाइप का जो अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनॉरिटी कैरियर में रहते हैं। यहाँ पे दिया था इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी कैरियर में रहते हैं, यहाँ पे दिया है माइनॉरिटी कैरियर में, ठीक है। तो यहाँ पे किस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनॉरिटी कैरियर्स में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पी टाइप का जो अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस कैरियर में रहते हैं? तो माइनॉरिटी कैरियर में रहते हैं। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई परिपथों को, यानी जो है डिफरेंट टाइप के जो पाथ होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो परिपथ होते हैं, उनको एक साथ ऑन ऑफ करने वाले विद्युत स्विच को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टैक्टर कहा जाता है। यानी यानी डिफरेंट टाइप्स के जो परिपथ होते हैं उनको एक साथ ऑन ऑफ करने वाले विद्युत स्विच को क्या कहते हैं? कॉन्टैक्टर कहा जाता है। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है वह धारा कौन सी होती है, ठीक है। यानी जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा जो है विलयन में प्रवेश करती है तो वह कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैथोड। यानी कैथोड के माध्यम से ही, छड़ या प्लेट के माध्यम से ही विद्युत धारा जो है विलयन में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा जो है विलयन से बाहर निकलती है। यहाँ इस दोनों क्वेश्चन में माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस विद्युत छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा जो है विलयन में प्रवेश करती है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैथोड का। यानी जब जो है विलयन में प्रवेश करेगी तो उसके लिए कैथोड का प्रयोग किया जाता है, और जब विलयन से बाहर निकलेगी उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एनोड का प्रयोग किया जाएगा। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए इसको जरूर पेन डाउन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आवेशित बैटरी, यानी पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह कितना होता है? यानी कोई बैटरी है, ठीक है, मान लीजिए कोई बैटरी है, वह आवेशित है, यानी पूर्ण रूप से वह आवेशित है। मान लीजिए कोई बैटरी है या पूरी रूप से आवेशित है, पूर्ण रूप से आवेशित है, तो इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है कितना होता है? तो वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1.25 से 1.28 के बीच होता है। यानी जो इसका रेशियो होता है 1.25 से लेकर 1.28 के बीच होता है, ठीक है। किसका होता है? यह पूर्ण आवेशित बैटरी का आपेक्षिक घनत्व है। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध आवेशित बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट प्रति सेल होता है। यहाँ पे पूछ रहा है अर्ध आवेशित बैटरी का विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ जिसको कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं। यानी अर्ध आवेशित बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है वह कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह 2 से लेके 2.15 तक होता है, यानी 2 से 2.15 तक होता है। किसका?
अर्ध आवेशित बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है कितना होता है? 2 से 2.15 वोल्ट प्रति सेल होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। पूछ रहा है डिस्चार्ज बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा है कि कई अन्य बैटरी का था, यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्चार्ज बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.18 होता है। यानी 1.18 जो होता है किसका आपेक्षिक घनत्व होता है? या डिस्चार्ज बैटरी का आपेक्षिक घनत्व होता है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है वह कितना वोल्ट्स होता है। यानी डिस्चार्ज बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है यानी ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो होता है वह कितना होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और जो सही ऑप्शन उसको यहाँ पे पिक आउट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिस्चार्ज बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है वह 2 वोल्ट्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि एक चुंबक के कई टुकड़े कर दिए जाए। ठीक है, मान के चलिए अगर कोई एक चुंबक है, इसके अगर कई टुकड़े कर दिए जाए, सपोज दैट यहाँ पे इस एक नॉर्थ पोल है और उसके बाद एक साउथ पोल है। ठीक है, अगर इस चुंबक के आप कई टुकड़े कर देंगे, ठीक है, मान लीजिए एक टुकड़ा कर दिए, दोबारा जब टुकड़ा करेंगे जो ए वाला पार्ट बचेगा, ठीक है, ए वाला पार्ट बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ नॉर्थ और साउथ में टूट जाएगा। मान के चलिए अगर इसको आप यहाँ से एक टुकड़ा कर दिए, फिर यह दूसरे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर नॉर्थ और साउथ में चला जाएगा। ठीक है, यानी कितना भी अगर चुंबक के कितने भी टुकड़े कर देते हैं, ठीक है, चाहे जितने टुकड़े कर देते हैं, वह अपना नॉर्थ और साउथ वाला जो पोल होता है वह कभी नहीं डिवाइड कर पाता है। ठीक है, वह नॉर्थ और साउथ के पोल में हमेशा ही डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्येक टुकड़ा जो होता है एक स्वतंत्र चुंबक बन जाता है, चाहे जितने टुकड़े कर दीजिए वह स्वतंत्र अवस्था में हमेशा रहेगा। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है यदि एक चुंबक के कई टुकड़े कर दिए जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रत्येक टुकड़ा जो है एक स्वतंत्र चुंबक में बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सोलेनाइड क्या होता है। पूछ रहा है कि सोलेनाइड जो होता है क्या होता है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इकहरी परत वाली कॉइल होती है, दोहरी परत वाली कॉइल होती है, अंगूठा का उत्तर ध्रुव होता है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है पिक आउट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो सोलेनाइड होता है इकहरी परत वाली कॉइल होती है। तो इकहरी परत वाली कॉइल कौन होती है? सोलेनाइड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पेन डाउन करिएगा, एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को जरूर मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रे क्षति यानी जिसको कहते हैं स्ट्रे लॉस निम्नलिखित में से किसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए स्ट्रे लॉस जो होता है किसके इक्वल होता है या स्ट्रे क्षति बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह क्षति और यांत्रिक का योग जो होता है, यानी लौह क्षति का योग और यांत्रिक क्षति का योग दोनों का योग कर देंगे तो आपका स्ट्रे क्षति निकल जाता है, यानी स्ट्रे लॉस निकल जाता है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर क्षति यानी जिसको कांस्टेंट लॉस कहा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट लॉस जिसको कहते हैं, तो कांस्टेंट लॉस बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लौह क्षति को और यांत्रिक क्षति को और इसके साथ ही शंट फील्ड यानी तीनों को यदि आप ऐड कर देते हैं तो यह कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाता है। इसके लिए एक ट्रिक है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। पहला है आई, यानी स्थिर क्षति के लिए बता रहे हैं। ठीक है, IMS, ठीक है, IMS जो है यह कांस्टेंट लॉस के लिए यह ट्रिक है। ठीक है, क्या है? ट्रिक है, नहीं तो इस तरह से याद करेंगे तो भूल जाएगा। इसमें आई किसको बताता है? आई मतलब आयरन यानी लौह को बताता है। यम जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को बताता है और यस जो होता है शंट फील्ड को बताता है। तो इसको आप याद रखिएगा IMS। अगर पूछे कांस्टेंट लॉस का कांस्टेंट लॉस बराबर क्या होता है तो आप याद रखिएगा IMS होता है। ठीक है, यानी आयरन, मैकेनिकल और शंट। ठीक है, IMS आयरन, मैकेनिकल, शंट यानी लौह क्षति, यांत्रिक क्षति और शंट फील्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्षति यानी टोटल लॉस जो होता है वह किसके इक्वल होता है।
जो टोटल लॉस होता है वह किसके इक्वल होता है? तो यह होता है स्थिर क्षति और अस्थिर क्षति दोनों के योग के इक्वल होता है। तो संपूर्ण क्षति किसके इक्वल होता है? स्थिर क्षति और अस्थिर क्षति दोनों के योग के इक्वल होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर का जो मैकेनिकल इफिशियंसी होती है, यानी डीसी मोटर की जो यांत्रिक दक्षता होती है वह कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो व्यापारिक दक्षता होती है यानी ट्रेड इफिशियंसी और उसके बाद इलेक्ट्रिक इफिशियंसी, ठीक है, यानी व्यापारिक दक्षता और वैद्युत दक्षता का जो रेशियो होता है वह डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी डीसी मोटर की जो यांत्रिक दक्षता होती है वह किसके इक्वल होती है? व्यापारिक दक्षता बटे वैद्युत दक्षता, दोनों के रेशियो के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई डीसी मोटर है, ठीक है, यदि कोई डीसी मोटर्स है उसको स्टार्ट होने के बाद रुक जाए, यानी यदि कोई डीसी मोटर है स्टार्ट होने के बाद रुक जाए तो क्या संभावित कारण हो सकते हैं? मान के चलिए अगर कोई डीसी मोटर है यानी डायरेक्ट करंट वाला अगर मोटर है, यानी बैटरी वाला जो होता है, अगर एसी रहता है, एसी मोटर मतलब क्या होता है? अल्टरनेट करंट, यानी जो लाइट वाला होता है। यहाँ पे डीसी करंट की बात कर रहा है, डीसी मोटर्स की बात कर रहा है, यानी डायरेक्ट करंट की बात कर रहा है। तो अगर अचानक रुक जाता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मेंशन किया है और उसमें से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन दिया है लोड अधिक हो सकता है, दूसरा यहाँ पे दिया है स्टार्टर के प्रतिरोध में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और तीसरा जो दिया है फ्यूज का मान सही नहीं है, और चौथा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दिए गए थे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हैं, क्योंकि डीसी मोटर जो होते हैं, डायरेक्ट मोटर्स जो होते हैं, डायरेक्ट करंट वाले जो मोटर्स होते हैं, यदि आप उस पर ज़्यादा प्रेशर दे देंगे, ज़्यादा लोड दे देंगे तो वह रुक जाएगा, ठीक है। सपोज दैट आपने देखा होगा जैसे जो डीसी वाले मोटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पंख लगी होती है और जैसे सिंपली आप गर्मियों में हवा लेते हैं, ठीक है, जो डीसी वाला मोटर होता है, अगर उस पर आप हाथ से रोक देंगे तो रुक जाएगा, ठीक है, लोड देते ही वह रुक जाता है। तो ये सब अन्य कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्यूज तार होता है, यानी अच्छा फ्यूज जो होता है किस धातु का बना होता है और उसका परसेंटेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शीशा और टिन का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शीशा और टिन जो है कई ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज अगर याद नहीं रहेगा किसका कितना रेशियो है तो आप यहाँ पे गलत कर जाएंगे। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छा फ्यूज जो है किस धातु का बना होता है, या शीशा और टिन का बना होता है। लेकिन याद कैसे करेंगे? देखिए शीशा जो होता है, शीशा कितना परसेंट होता है? 37% होता है, ठीक है, और टिन जो होता है वह 63% होता है। अब याद कैसे करेंगे देखिए, आपको बता दे रहे हैं। जो फ्यूज तार होता है इसमें शीशा 37% होता है, शीशा का जो वाइस हो रहा है, शीशा का जो वाइस आ रहा है वह 37 के इक्वल है। जैसे 37 का वाइस बराबर है उसी तरह से शीशा का भी इक्वल है, ठीक है। तो 7 से शीशा 7 से 37, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से इमेजिनेशन मेथड जो होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को यदि आप याद करते हैं, अगर इमेजिनेशन मेथड से याद करेंगे तो वह कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वह सब कॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे या कोई चीज़ ऐसा देखेंगे आपका माइंड तुरंत क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड को ऐसे तरीके से पढ़िए कि आपको लगे ही ना कि ट्रेड पढ़ रहे हैं। फुल इंजॉय के साथ पढ़िए और थोड़ा सा माइंड अपने आप को एक्टिव, थोड़ा अपना भी क्रिएटिविटी दिखाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि शीशा जो है 7 से 37%, ठीक है, और टिन जो आता है 63 आप पढ़ेंगे। 63 की वाइस और टिन की वाइस दोनों की इक्वल है, ठीक है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अब फ्यूज तार जो किसका बना होता है? शीशा और टिन का बना होता है। आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे, माइंड में सेट हो जाएगा। 7 से शीशा, 7 से 37 और 63 फॉर टिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है? यानी यहाँ पे पूछ रहा है जो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है नियर अबाउट कितना होता है। तो यहाँ जो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है नियर अबाउट 3000 ओम सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 3000 ओम सेंटीमीटर होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ में नमक, कोयला एवं जल
क्यों डाल दिया जाता है। जैसे सपोज दैट जो अर्थ का सिंबल होता है, अर्थ का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो अर्थ में जो है जहाँ पे लाइट धीमी वगैरह होती है तो उसके बाद अर्थ लगा दिया जाता है लाइट को तेज करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है अर्थ में नमक, कोयला एवं जल क्यों डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आसपास की भूमि होती है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ आप अर्थ डाल दिए, ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप नमक डालते हैं, कोयला डालते हैं या जल डालते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आसपास की जो भूमि होती है नम बनी रहती है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि जब वहाँ पे नम ज़्यादा रहेगी, नमी ज़्यादा रहेगी, तो उसके बाद करंट जो है बहुत अच्छे से प्रवाहित होगा, ठीक है। इसी की वजह से जो अर्थ होता है उसमें नमक, कोयला एवं जल डाला जाता है। आपने अपने घर में ही देखा होगा, फिलहाल अब तो सबके यहाँ लाइट अच्छी आती है, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, करीब 7-8 साल पहले, ठीक है, जिसका लाइट सही नहीं रहता था अलग से अपना क्या करते थे, वायर लगा के उसके बाद अर्थिंग देते थे, और अर्थिंग देने के बाद क्या करते थे, उसमें नमक डाल देते थे। सिंपली अपने घर में ही आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अर्थ में नमक, कोयला एवं जल क्यों डालते हैं, क्योंकि आसपास की भूमि को नम रहने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अर्थिंग लीड क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्थिंग लीड क्या होता है। तो जिस तार द्वारा मशीन को अर्थ किया जाता है उसे अर्थिंग लीड कहा जाता है। यानी जिस तार द्वारा मशीन को अर्थ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अर्थिंग लीड कहते हैं। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर में एकत्र होने वाली वैद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है। यानी कैपेसिटर में जो एकत्र होने वाली वैद्युत ऊर्जा है उसका फार्मूला क्या होता है। तो हाफ CV² होता है, ठीक है, हाफ CV²। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कन्फ्यूजन के लिए क्या दिया है, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करके दीजिएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन टिक करिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ही दे रखा है कि हाफ VC², जबकि यहाँ गलत है, हाफ CV² होता है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध कैपेसिटिव AC परिपथ का शक्ति व्यय कितना होता है। तो शुद्ध कैपेसिटिव AC परिपथ का जो शक्ति व्यय होता है वह कितना होता है, वह 0 होता है। क्योंकि शुद्ध कैपेसिटिव का जो AC परिपथ होता है वह 0 होता ही है, ठीक है। आप इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। या कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी TGT का जो पेपर हुआ था, TGT वाला, उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। TGT वाला जो पेपर होता है UPPCL वाला, उसमें पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो लाइन वोल्टेज जो होता है दो फेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज, दो फेजों के मध्य जो होता है विद्यमान वोल्टेज जो होता है उसे क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहा जाता है। ये दो फेज है, ठीक है, दो फेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज को क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहा जाता है। देखिए किताबी भाषा में यदि आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा अपना भी क्रिएटिविटी दिखाइए और उसके बाद किताब से थोड़ा हट के अपना क्रिएटिव माइंड लगाइए, ठीक है। जैसे अगर किताब में अगर इस तरह कोई ड्रा किया लाइन तो आप भी उसी तरह ड्रा करें, तो ऐसा कोई मीन्स नहीं है। जिस तरीके से आपका दिमाग सेट करता है क्वेश्चन को, जिस तरीके से आप जल्दी कैच करते हैं वैसा मेथड अपनाइए, ठीक है। जैसे वहाँ बताया हमने शीशा का जो परसेंटेज होता है 37 होता है, टिन का 63 होता है। तो आप अपने माइंड से लगाइए कि शीशा जो होता है 7 से शुरू हो रहा है और 37 जो है 7 शुरू हो रहा है, ठीक है। तो शीशा फॉर 37 और टिन फॉर 63, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्रिएटिव दिखाइए ताकि ट्रेड लगे ही ना कि आप ट्रेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो फेज के मध्य विद्यमान वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है कि फेज वोल्टेज क्या होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फेज वोल्टेज क्या होते हैं। तो एक फेज तथा एक न्यूट्रल के मध्य जो मध्य वोल्टेज होता है उसे क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वाट मीटर क्या होता है। तो वाट मीटर जो होता है क्या होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो वाट मीटर होता है किसी वैद्युत परिपथ के शक्ति व्यय को नापने वाला यंत्र वाट मीटर होता है। यानी किसी वैद्युत परिपथ के शक्ति व्यय को नापने वाला यंत्र जो होता है वाट मीटर होता है। कि किसी परिपथ में जो है, किसी वैद्युत परिपथ में शक्ति का व्यय कितना हुआ है तो वह क्या होता है, किस में मापते हैं, वाट मीटर में। अगला क्वेश्चन है कि क्या 3 फेज एवं
एक फेज प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले वाट मीटर्स एक जैसे होते हैं? क्या 3 फेज एवं एक फेज प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले वाट मीटर्स एक जैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि 3 फेज और एक फेज प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले जो वाट मीटर्स होते हैं एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि क्या एसी एवं डीसी वाट मीटर्स एक जैसे होते हैं? क्या एसी एवं डीसी वाट मीटर्स एक जैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। एसी और डीसी मोटर्स एक जैसे कहाँ होते हैं? होते ही नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा एसी पैदा करता है। यानी अल्टरनेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा द्वारा एसी पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, क्या ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है? क्या ट्रांसफार्मर जो है डीसी पर कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पिक आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है डीसी पर कार्य नहीं करता है, बिल्कुल सही। तो यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, नहीं कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर जैसे 2 टाइप्स होता है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है क्या होता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वह जो इनपुट वोल्टेज मान को, यानी जो इनपुट वोल्टेज होता है उसके मान को बढ़ाकर दूसरे परिपथ को प्रदान करता है, वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। मान लीजिए जो वोल्टेज आया, ठीक है, मान के चलिए अगर 200 वोल्टेज आया, ठीक है, तो उसके मान को बढ़ाकर मान के चलिए अगर 220 कर दिया, 220 कर दिया, तो वही स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी जो वही कह रहा है कि इनपुट वोल्टेज मान को बढ़ाकर दूसरे परिपथ को प्रदान करता है, वही स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इनपुट वोल्टेज मान को घटाकर दूसरे परिपथ को देता है। तो सिंपली आपको बता दें, स्टेप अप जो होता है वह बढ़ाता है और स्टेप डाउन जो होती है घटाकर वोल्टेज को प्रदान करता है, ठीक है। आप इसे अपने माइंड में सेट, अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे। डाउन का मीन्स क्या होता है? घटा कर देना, और अप का मीन्स होता है कि बढ़ा कर देना। तो सिंपली ये सभी में आप पढ़िए तो नहीं भूलेगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के संदर्भ में आईटी क्या है? तो ट्रांसफार्मर के संदर्भ में आईटी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 200 से 15,000 वोल्ट सप्लाई करता है। जो ट्रांसफार्मर के संदर्भ में आईटी क्या करता है? 200 से 15,000 वोल्ट सप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के संदर्भ में एचटी क्या करता है? ट्रांसफार्मर के संदर्भ में एचटी क्या करता है? तो एचटी जो होता है 15,000 वोल्ट से अधिक की सप्लाई करता है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि स्क्वायरल केज मोटर्स कितनी अश्वशक्ति तक बनाई जाती है? तो स्क्वायरल केज मोटर्स जो होती है कितनी अश्वशक्ति तक बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 अश्वशक्ति तक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स कितनी अश्वशक्ति तक बनाई जाती है? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स जो है कितनी अश्वशक्ति तक बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 शक्ति तक बनाई जाती है। यानी 1000 अश्वशक्ति तक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति जो होती है कितनी होती है? सिंपली आप बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, प्रकाश की गति इतनी होती है और ध्वनि की चाल इतनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो प्रकाश तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
कि सोडियम लैंप जो होता है किस वोल्टेज में बनाए जाते हैं। तो सोडियम लैंप जो होते हैं यह 45 से 140 तक वोल्टेज में बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी इसके बीच जो होता है इसी वोल्टेज में जो है सोडियम लैंप बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है 45, 60, 85, 140, ठीक है। यानी 45 से लेकर 140 तक क्या कहते हैं, सोडियम लैंप जो है इस वोल्टेज में बनाए जाते हैं। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि पिच फैक्टर क्या होता है। तो पिच फैक्टर यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पिक आउट करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो जो पिच फैक्टर होता है वह बाइंडिंग पिच और पोल पिच के रेशियो को क्या कहते हैं, पिच फैक्टर कहा जाता है। जो बाइंडिंग पिच होता है और पोल फैक्टर होता है उसके रेशियो क्या कहते हैं, पिच फैक्टर कहा जाता है, पिच फैक्टर कहा जाता है, पीएफ। यानी पीएफ इज इक्वल टू B/P, बाइंडिंग पिच और पोल पिच। बस फ्रेंड्स आप वीडियो के साथ बने रहे वीडियो के एंड तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एग्ज़ाम के पहले ठीक है ट्रेड को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा और बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज टू द पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ से समझ लीजिए ट्रेड, अगर आप हमारे वीडियो को अगर एंड तक देख के जाते हैं, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है आप 45+ क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है, इतना मैं एश्योरिटी देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी जल युक्त यंत्र, झाग पैदा करने वाला यंत्र, शुष्क पाउडर वाला यंत्र। यानी यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं बिल्कुल सही है। यानी अग्निशामक यंत्र में ये सब प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्रों में कौन सा द्रव भरा होता है। यानी आधुनिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्रों में कौन सा द्रव भरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको क्या कहते हैं CCl4 कहा जाता है। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CCl4 होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन होता है। यानी आजकल जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें ये दोनों चीज़ें विद्यमान कर दी गई हैं। कौन कौन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगर इस तरह से अगर दिया रहे ए और बी दोनों, ठीक है, अगर नहीं एक दिया रहता तो इनमें से दोनों हो जाता, लेकिन उसके बाद अगर सिंपली अगर इस वे में लिया जाए तो इनमें से एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्टता से जोड़ने पर क्या होगा। यदि आप ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्टता से जोड़ देते हैं तब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्राइमरी जल जाएगा, ठीक है। यानी जो प्रधान होता है, जो प्राइमरी होता है वह जल जाएगा एवं गौड़ जो होता है वह ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। यानी ट्रांसफार्मर को यदि डीसी वोल्टता से जोड़ देंगे तो जो प्राइमरी होता है वह जल जाएगा और जो गौड़ होता है यानी अंतिम जो होता है वह उसका ईएमएफ जो होता है उत्पन्न नहीं होगा, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो है उत्पन्न नहीं होगा, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उसका प्राइमरी जो है जल जाएगा। जब प्राइमरी जल जाएगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर को सीधे डीसी से जोड़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रिसीवर की जो वरण क्षमता होती है बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिसीवर की जो वरण क्षमता होती है कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से यहाँ सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा ट्यून्ड सर्किट का प्रयोग करके रिसीवर की वरण क्षमता जो है बढ़ाई जा सकती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्यून्ड करके सर्किट का प्रयोग करके वरण क्षमता जो है बढ़ाई जा सकती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोहर्ट्ज संकेत का प्रयोग किस स्तर का परीक्षण करने हेतु करते हैं। यानी 1 किलोहर्ट्ज संकेत का प्रयोग जो है किस स्तर का परीक्षण करने हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवण स्तर। यानी श्रवण स्तर का प्रयोग जो है 1 किलोहर्ट्ज संकेत का प्रयोग इस परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि संकेतों का विरूपण जो है वॉल्यूम की वृद्धि से होता है तो कहाँ पर दोष होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
वॉल्यूम कंट्रोल में, यानी यदि वॉल्यूम कंट्रोल में यदि दोष है तो विरूपण जो वॉल्यूम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, यदि संकेतों का विरूपण वॉल्यूम की वृद्धि से होता है तो कहाँ पर दोष है, तो वॉल्यूम कंट्रोल में दोष है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि टीवी के चित्र, जो टीवी होता है, टीवी के चित्र एवं ध्वनिवाहक फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति होती है उनके मध्य कितने का अंतर होता है। जो टीवी का चित्र होता है और ध्वनि होती है, क्योंकि टीवी का चित्र जो होता है और ध्वनि होती है उनके फ्रीक्वेंसी के मध्य जो है कितने का अंतर होता है, तो यह अंतर होता है 5.5 MHz का, ठीक है। 5.5 का हर्ट्ज का जो है यहाँ पे अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीनर डायोड, यानी जीनर डायोड जो होता है विनियामक में जीनर क्या होते हैं, तो जीनर डायोड में विनियामक में जीनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिवर्स वाइस्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, रिवर्स वाइस्ड होते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्ट यानी जिसको प्रसारण कहा जाता है, यानी ब्रॉडकास्ट जो होता है प्रसारण, रिसीवर में सबसे ज़्यादा वर्ण क्षमता जो है प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IF स्तर पर, ठीक है। IF स्तर पर जो होता है IF स्तर, यानी IF जो लेवल होता है, ठीक है, IFL, यानी IFL जो लेवल होता है उस पर ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण जो होता है रिसीवर में सबसे ज़्यादा वर्ण क्षमता प्राप्त करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि टीवी में ध्वनि, जो टीवी में ध्वनि आती है उसमें मॉड्यूलन होता है, टीवी में ध्वनि का मॉड्यूलन किसके द्वारा होता है, तो टीवी में ध्वनि का मॉड्यूलन जो होता है वह किसके द्वारा होता है, FM के द्वारा होता है, किसके द्वारा, FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एम्पलीफायर में विरूपण होता है तो जब इसका निर्गम क्या होता है, ठीक है, यानी जब इसका निर्गम जो है शोरपूर्ण हो, जब इसका निर्गम जो है नॉइसपूर्ण हो यानी शोरपूर्ण हो तो एक एम्पलीफायर में विरूपण होता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 47 के ओम ±20%, ठीक है, रेजिस्टेंस का जो रंग कोड होता है कितना होता है, रजिस्टर का रंग कोड क्या होगा, तो इसका रजिस्टर कोड जो होता है, इसका जो रंग होता है वो पीला, बैगनी और नारंगी होता है, क्या होता है, पीला, बैगनी और नारंगी होता है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी का जो EMF होता है कितना प्रतिशत होता है, यानी एक पूर्ण रूप से कोई बैटरी चार्ज है उसका EMF यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो होता है, विद्युत वाहक बल होता है, कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.2 वोल्ट होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक सेल में करंट की चालकता कितनी होती है, यानी क्या होती है, रासायनिक सेल में करंट की चालकता क्या होती है, तो यह केवल ऋणात्मक आयनों के द्वारा होती है, रासायनिक सेल में करंट की चालकता जो होती है केवल ऋणात्मक आयनों के द्वारा होती है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक रजत होता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि चार प्रतिरोध जो है प्रत्येक मान, यानी 4 प्रतिरोध हैं जिसका प्रत्येक का मान क्या है, R ओम है, को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कॉम्बिनेशन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। सिंपली हम जानते हैं कि जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/R करके फॉर्मेट में जोड़ा जाता है, ठीक है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... 1/RN तक, ठीक है, यानी चाहे जितना दिया हो। लेकिन अगर इसी का अपोजिट अगर पूछता कि यदि जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो C = क्या होता है, C1 + C2 + C3 + ... CN तक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें समांतर क्रम में पूछ रहा है तो सिंपली करेंगे क्या, 4 प्रतिरोध लिया है तो 1/R = 1/R + 1/R, यहाँ पे R डैश कर देते हैं, ठीक है, 1/R और 1/R, ठीक है।
अगर यहाँ पे करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर जो है समान है, इसका एलसीएम आर हो जाएगा। और ऊपर जब जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 4/r हो जाएगा। ठीक है, 4/r हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध निकालते समय क्या करते हैं, आर जब निकालेंगे तो ए रिवर्स में चला जाता है। ठीक है, जब रिवर्स में जाएगा तो कितना बन जाएगा, r/4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या होता है, यानी ओम का नियम क्या कहता है। तो इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। R = E/I होता है। ठीक है, R = E/I होता है। ये क्या है, ओम का नियम कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर वायर, जो सोल्डर वायर होता है उसका मिश्रण होता है, किसका होता है। तो टिन और लेड मिलाकर, यानी जो टिन होता है और लेड मिलाकर, ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, सोल्डर का निर्माण करते हैं, टिन और लेड। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं TLS। ठीक है, TLS कर सकते हैं या SLT कर सकते हैं या LST कर सकते हैं, कुछ भी करिए, बस दिमाग में आपके छप जाना चाहिए। ठीक है, आप अपने माइंड को पूरा क्रिएटिव बनाइए, चाहे जैसे कुछ करके ऐसा पढ़िए कि आपको लगे ही ना कि ट्रेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने दिमाग को क्रिएटिव करिए और ठीक है, कुछ भी लगाइए लेकिन दिमाग में छपना चाहिए, और थोड़ा सा माइंड क्लिक करेगा अपने आप। तो यहाँ पे सोल्डर वायर जो मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है, टिन और लेड का होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी होता है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विभवांतर में मापने के लिए क्या जोड़ा जाता है, यानी वोल्ट मीटर को विभवांतर मापने के लिए क्या जोड़ा जाता है, यानी किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को यदि विभवांतर मापने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं, तो यह समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी 1/r के फॉर्मेट में जोड़ा जाता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि चालक पदार्थों का तापक्रम बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध मान क्या होता है। तो चालक पदार्थों का तापक्रम बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध मान जो है बढ़ जाता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फैराडे होती है, यानी कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है फैराडे होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, मान लीजिए एसी सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसको यदि आप बढ़ाते हैं तो कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है, ठीक है, वह कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि वही रहेगा, क्या होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एसी सिग्नल की जब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे ना, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा कि इसका जो कैपेसिटिव होता है वह घट जाता है। क्या होता है, कैपेसिटिव जो होता है वह घट जाता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मैगर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो मैगर का प्रयोग जो होता है वह उच्च यानी हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है, यानी HIR, यानी हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैगर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिलिकॉन अर्धचालक डायोड का जंक्शन विभव होता है, यानी एक सिलिकॉन अर्धचालक डायोड का जंक्शन विभव कितना होता है। तो यह होता है 0.7 वोल्ट होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एलईडी में क्या होता है। तो एलईडी में क्या होता है, आप सिंपली इंटर में पढ़े होंगे एलईडी के बारे में पूरा, क्योंकि इंटर में जो सेकंड वाला जो फिजिक्स था उसमें पूरी तरह से यहाँ समझाया गया था। तो एलईडी में क्या होता है, एलईडी में पीएन जंक्शन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आपको बता दें, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एलईडी का फुल फॉर्म सबसे पहले कौन बताता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी परास क्या होती है, यानी जो सुनने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछ रहा है कि कितनी रेंज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 हर्ट्ज से लेकर 15 किलो हर्ट्ज तक होती है।
अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में एडी करंट हानि होती है। ट्रांसफार्मर में एडी करंट हानि होती है, क्या हानि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर के कारण होती है। ट्रांसफार्मर में एडी करंट की हानि क्यों होती है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में टर्न्स अनुपात क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर में जो टर्न्स रेशियो होता है उसका फार्मूला पूछ रहा है कि क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NS/NP = VS/VP हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन का कार्य क्या है? सिंपली इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ट्रिक से बताया था कि किसका जो एनर्जी कन्वर्शन होता है, इसको हम ट्रिक से कवर किए थे, किस चीज़ का एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो उसी प्रकार से यहाँ माइक्रोफोन जो होता है क्या करता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो कैसे याद करेंगे देख लीजिए। माइक्रोफोन, अब इसमें माइक्रोफोन में एक वर्ड छिपा हुआ है फ़ोन। अब ये बताइए, जब किसी से आप बात करते हैं, जब बात करते हैं तो क्या आती है? ध्वनि आती है। ठीक है, तो ध्वनि आती है, किससे आती है? जब आप किसी से बात करते हैं। और जब बात करेंगे तो आपका फ़ोन क्या होगा? धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप करेंगे क्या? विद्युत में लगाएंगे। ठीक है, चार्ज करेंगे ना। तो वही कह रहा है कि माइक्रोफोन में एक वर्ड छिपा हुआ है फ़ोन, और फ़ोन से जब आप बात करेंगे तो उसमें क्या आएगी? ध्वनि आएगी। और जब ज़्यादा बात करेंगे तो उसके बाद क्या होगी? मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज होने के बाद क्या करेंगे? विद्युत में लगाएंगे। ठीक है, तो आपकी चार्ज हो जाएगी। तो सिंपली क्या कह रहा है कि माइक्रोफोन का कार्य क्या है? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में बदलता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी बैंड में 38 MHz फ्रीक्वेंसी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी बैंड में कितना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HF, यानी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी बैंड में यदि 38 का फ्रीक्वेंसी हो तो वह हाई फ्रीक्वेंसी माना जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो रिसीवर में, यानी रेडियो रिसीवर की IF फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो रेडियो रिसीवर की जो IF फ्रीक्वेंसी होती है वह होती है 465 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है, कितनी होती है? 465 किलो हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित आवाज़ नियंत्रण, जिसको AVC कहा जाता है। ठीक है, यानी AVC का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक वॉइस कंट्रोल। ठीक है, यानी ऑटोमेटिक वॉइस कंट्रोल, यानी जिसको कहते हैं AVC, यानी स्वचालित आवाज़ नियंत्रण प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसीवर के आउटपुट में प्राप्त संकेतों की विभिन्नता समाप्त करने तथा हानि को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन से वर्ग का इंसुलेशन पदार्थ जो है अधिक तापमान सह सकता है, यानी किस टाइप का जो वर्ग है, ठीक है, जो इंसुलेशन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सी वर्ग का होता है, सी वर्ग का जो इंसुलेशन पदार्थ होता है सबसे अधिक तापमान सहन कर सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर 250 वोल्ट की आपूर्ति पर 1000 वाट लेता है। ठीक है, तो 200 वोल्ट की आपूर्ति पर प्रतिरोध आधा करने पर कितना पावर लगेगा? ठीक है, तो 1280 पावर लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जितने भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, उसको हम एक वीडियो में कवर करेंगे। करीब 100 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मोस्ट सिलेक्टेड हैं। अभी इसका PDF तैयार किया जा रहा है। ठीक है, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन का, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन है इस टाइप के। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही PDF तैयार होती है उसका वीडियो हम वहाँ पे बना देंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा और PDF के साथ रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एक साथ वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी वोल्ट से हो गया, करंट से हो गया रिलेटेड, जितने प्रतिरोध से हो गया, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे उसे समाहित किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वह PDF तैयार होती है हम उसका वीडियो बना देंगे और पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आप चिंता मत करिए। ठीक है, न्यूमेरिकल का पूरा फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 100 से 150 क्वेश्चन करवा देंगे, इतना सफिशियंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है कि एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव कितना होता है। मान लीजिए कोई चार्ज किया हुआ खोखला गोला है, उसका विभव क्या होगा, उसका विभव जो है शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कभी भूले ना, अगर एग्जाम में मान के चलिए आप चले गए, ठीक है, और आपको याद नहीं आ रहा है कि इसका क्या होगा, याद नहीं आ रहा है, तो करेंगे क्या, थोड़ा सा एक बार अपना माइंड लगाइए कि कह रहा है एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में। तो ये बताइए जब गोला बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा ना। तो ये कैसा आकार दे रहा है, ये शून्य का आकार दे रहा है। तो थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लेड परऑक्साइड और शुद्ध लेड होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक डीसी मोटर की गति जो होती है वह किसके समानुपाती होती है। तो एक डीसी मोटर की गति जो होती है वापसी ईएमएफ के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। लाइका जिसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न में से क्या होगा। स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक जो है निम्न में से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिक धारा लेगा। क्या लेगा, अधिक धारा लेगा। अगला क्वेश्चन है किसी लघु कला प्रणाली में फेसों के बीच अंतराल सदैव कैसा होता है, ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 360, यानी 360 प्रति फेसों की संख्या 360 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वाइंडिंग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालिक गति और मोटर की पीरियडिक गति के अंतर को क्या कहते हैं। यानी समकालिक यानी कंटेम्पोररी जिसे कहा जाता है, समकालिक गति और मोटर की पीरियडिक गति के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लिप। अगला क्वेश्चन है कि अधिक धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। यानी अधिक धारा को नापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है धारा ट्रांसफार्मर किया जाता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो जो पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं, यानी कंप्लीट तरंग जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं, उनमें जो है 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर यानी फिल्टर रेक्टिफायर का प्रधान कार्य क्या होता है, यानी प्राइमरी वर्क क्या होता है। यानी फिल्टर रेक्टिफायर का प्राइमरी वर्क क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संशोधित निर्गत से उर्मिका हटाता, ठीक है, यानी संशोधित निर्गत से उर्मिका हटाता है फिल्टर रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है कि 200 वाट, ठीक है, 200 वाट और 230 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो 200 वाट और 230 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। ये देखिए वाट और वोल्ट दिया हो और उसके बाद प्रतिरोध पूछे तो उसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद रखिए, R इज इक्वल टू, हमेशा काम आएगा, R इज इक्वल टू V² अपान W होता है। क्या होता है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू V² अपान W होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, V की वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है, V यानी वोल्ट की वैल्यू कितना दिया है, 230 वोल्ट दिया है। तो 230 गुणे 230 करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 230 गुणे 230 करेंगे, बटे में W कितना दिया, वाट कितना दिया, 100 दिया है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया
अब बचा क्या, 23 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी लोग पता होगा, स्क्वायर तो आप लोग को याद ही होगा। 23 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 23 23 ही हम 529 होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिरोध जो है 529 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, किसी पदार्थ की दूसरी तार जिसकी लंबाई पहले तार से 4 गुना है और आड़ी काट यानी क्षेत्रफल आधा हो जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 ओम हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको फिर एक बार बता दे रहे हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए आप डिस्टर्ब मत होइए, ठीक है, न्यूमेरिकल का परेशान मत होइए। न्यूमेरिकल का PDF तैयार किया जा रहा है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। जितना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ और PDF के साथ, ठीक है। तो बस वीडियो के साथ बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पूरी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी ट्रेड की। अगला क्वेश्चन है कि 1000 वाट वाले तापक को 5 घंटे प्रयोग किया जाता है, तो 1.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। मान के चलिए आप 1000 वाट वाले तापक, सिंपली आप मान के चलिए अगर 1000 वाट का आप हीटर चला रहे हैं, ठीक है, और 5 घंटे तक आप चलाएं और 1.5 रुपया प्रति यूनिट की दर से आपको देना है, तो बताइए कितना मूल्य आप पे करेंगे 5 घंटे के लिए। तो इसके लिए हमने पिछले वाली वीडियो में आपको फार्मूला बताया था कि वाट गुणे घंटा बटे 1000 होता है, ठीक है, वाट गुणे घंटा बटे 1000। तो यहाँ पे वाट की वैल्यू क्या दिया है, वाट की वैल्यू 1000 दिया है, और घंटा की वैल्यू क्या दिया है, यानी आवर कितना दिया है, 5 घंटे दिया है। और उसके बाद आप यहाँ पे 1000 से भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि बटे 1000 और प्रति यूनिट खर्च कर रहा है ना, तो यहाँ पे 1.5 रुपये से गुणा भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 से 1000 कट गया और यहाँ पे 15 का 1.5 का मल्टीप्लाई यदि 5 में करेंगे तो 15 पचे 75 यानी 7.5 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7.5 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानक आवृत्ति पर ज्योतिवक्रीय तरंग की नियत क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.02 सेकेंड होती है। एक कुंडली का प्रतिरोध 60 ओम है और प्रेरकत्व प्रतिघात 80 ओम है और इसे 240 वोल्ट 50 हर्ज प्रदान किया जाता है, तो कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.6, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को उस PDF में समाहित किया गया है, ठीक है, पूरा सीक्वेंस वाइज, एक क्वेश्चन एक फार्मूला, एक क्वेश्चन एक फार्मूला, इस टाइप पे। यदि आप 100 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करेंगे तो 100 फार्मूला, ठीक है, मतलब वही फार्मूला बार बार रिवीजन होगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे सपोज दैट इसमें शक्ति गुणांक का फार्मूला लगा, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बाद फिर उसका शक्ति गुणांक उस टाइप का क्वेश्चन रखा गया है, तो बार बार वही चीज़ें आएंगी, तो उसके बाद माइंड में आपके सेट हो जाएगा। इसके लिए आप डोंट वरी, घबराइए मत। अगला क्वेश्चन है कि एक संतुलन जो है 3 कलीय प्रदाय प्रणाली में न्यूट्रल में करंट समान है, तो उसका किसके समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 के समान है। अगला क्वेश्चन है कि DC मशीन की पार्श्वपथ विसर्पण का प्रतिरोध लगभग कितना हो सकता है। तो DC मशीन की जो पार्श्वपथ विसर्पण जो होता है कितना प्रतिरोध हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 8 ध्रुव वाले तरंग में जुड़े DC मशीन के आर्मेचर के कितने समानांतर पथ होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 परिपथ होंगे। अगला क्वेश्चन है कि DC जनित्र द्वारा जनित्र EMF निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है फ्लक्स और गति दोनों पर, यानी फ्लक्स और गति दोनों पर यह निर्भर करती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक 200 वोल्ट DC पार्श्वपथ मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध जो है 0.5 ओम है, यदि शून्य भार पर आर्मेचर करंट जो है 2 एम्पियर है, तो इसका EMF का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 199 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिणामित्र के शून्य भार का शक्ति गुणांक क्या हो सकता है। तो परिणामित्र के शून्य भार का शक्ति गुणांक जो है वह पश्चगामी हो सकता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है
तो फ्रेंड्स यह था, आज हमने कवर कर लिया पूरी तरह से, ठीक है। 194 क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको यहाँ पे कवर किया गया है वायरमैन से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।